एवरीवन, आ गए हो सभी क्लास में? सॉरी, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए हो क्लास में? एक बार अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए जिससे पता चल जाए कि आप क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। ओके, तो अभी कुछ वालों ने ज्वाइन किया है, कुछ ने भी नहीं भी किया ज्वाइन। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, अभी ज्वाइन कर लेंगे बाकी के भी। तो कल तक की हमने लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ लिया था। रिमाइंडर थ्योरम की कुछ हमने एग्जांपल्स भी कर ली थी और उसको देख भी लिया था, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में समझ भी लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 जो रिमाइंडर थ्योरम के बेस्ड है, आज उसको करेंगे। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। तो इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा x प्लस वन फैक्टर है। सो है ना, तो हम कैसे करेंगे? बाय पुटिंग, है ना, पुटिंग x प्लस वन इक्वल टू 0, सो वी गेट x इक्वल टू -1। अब नीचे क्या लिखेंगे? यूजिंग, मैं जस्ट एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप एज इट इज करते जाएंगे। यूजिंग मैं रिमाइंडर थ्योरम, तो यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, मैं RM लिख रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम या थ्योरम व्हेन px, ये भी है px, जो भी आपका px क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन इज डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड करेंगे? x प्लस वन के साथ डिवाइड करेंगे। सो वी गेट क्या आया? -1। सो वी गेट p -1 एज अ रिमाइंडर। सो एज अ रिमाइंडर, अगर तो ये 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, है ना। जब किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर, अगर नहीं आया तो नहीं, है ना। कल एग्जांपल के साथ क्लियर किया कर दिया था मैंने ये सारा फैक्टर वगैरह, ठीक। तो अब आगे करेंगे हम। हमारे पास px, हमारा पॉलिनोमियल क्या है? px इज x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन, ठीक। अब इसमें पुट करेंगे, क्या पुट करना है? x की जगह -1, तो -1 रखेंगे। सो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑड पावर आ रही है ना, तो नेगेटिव साथ में रहेगा, इवन पावर में नेगेटिव खत्म हो जाएगा। फिर -1 है ना, इसको इवन, इसको ऑड पावर कंसीडर कर लो, फिर +1। सो ये 1 से 1 कैंसल, ये 1 से 1 कैंसल, फाइनली वी गेट 0। सो p -1 इज 0, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? px, है ना, px इज इक्वल टू जो भी आपका x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन, है ना, इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है x प्लस वन का। तो इस तरह से अब आप सारे क्वेश्चन वन बाय वन करते जाएंगे। इसको अच्छे से आप लोगों को समझ लिया, इसे आप कॉपी में इसको एज इट इज सारे नोट कर लीजिए, कॉपी में एज इट इज नोट करके देन कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो मैंने ये कल पूरा डिस्कस कर दिया था, उसकी एग्जांपल भी करवा दी थी, तो क्योंकि क्लास की अभी स्टार्टिंग थी तो मैंने एक बार आपको दोबारा से बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप खुद इसको ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके ऊपर रहेगा, तो मैं इसको क्लीन कर दूं। चैट बॉक्स में साथ साथ जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं वो चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे, और जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो कॉपीज में करते रहेंगे। बेटा कॉपीज खोलते रहो और उसमें कंटिन्यू आप उसको नोट करते रहो, ठीक है। कल की बात जितनी यहाँ पे छोड़ी है उसके आगे स्टार्ट कर लो, ठीक। तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन करना है, किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ओके, रिप्लाई डन। ओके, एवरीवन सेइंग डन। चलिए कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। इफ इट इज नॉट विजिबल यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल लीजिए, ठीक है। जिसको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा बोर्ड पे, क्योंकि थोड़े मतलब कैमरे का इशू हो सकता है ना, कैमरा इतना जूम नहीं कर पाता, तो आप लोग अपनी बुक्स, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो साइड पे, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेने की ये पता नहीं हमारी न्यू बुक में है या नहीं है। अभी हम वही चैप्टर उठा रहे हैं जो आपकी न्यू बुक के अंदर भी है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर आपकी न्यू बुक के अंदर भी है
और ओल्ड बुक में अंदर भी है, जस्ट चैप्टर का नंबर चेंज है और कुछ नहीं है, बाकी चैप्टर एज इट इज ही है। तो उसमें थोड़ी चीज़ें, एक दो चीज़ें एड ऑन की गई हैं। जो एड ऑन वाला सेक्शन है वो जैसे बुक आएगी हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको करते रहिए, एक्सरसाइज एज इट इज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट वन इज, मैं यहाँ पे अगर किसी को नहीं भी दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ सेपरेट करके लिख देता हूँ। नेक्स्ट वन इज पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज इट, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। Now check it, is x plus 1 is a factor of this polynomial? तो पूरा अब आपको लिखना है, पुटिंग दिस इज इक्वल टू 0 यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, वो सारी बात आपको लिखनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मैं वो चीज़ नहीं लिखूंगा, अब आप लिखते रहेंगे, ठीक है। कॉपी में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखना है और फाइनली मुझे बताना लास्ट में कि ये फैक्टर है या नहीं, ठीक है। बाकी सबकी जो ऑफलाइन में बैठे इनकी मैं कॉपी देख लूंगा और बाकी जो ऑनलाइन में वो मुझे अपना इसमें चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। प्रॉपर लिखेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, आराम से करो, कोई गलती नहीं लगनी चाहिए। ओके, आयशा से सर नो। ओके, वेरी गुड आयशा। व्हाट अबाउट रेस्ट, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? ठीक है, ट्राई करिए, कैसे लिखना है। पुटिंग ना, बाय पुटिंग आप लिखते रहना, ठीक है, पूरा लिखना है। बाय पुटिंग एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब यहाँ पे आपको पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है, मैं अब छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको सिखा दिया है। सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, है ना, पूरा लिखना है, रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी एक्स ना, या व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, है ना, मैं भी लिख दे रहा हूँ लेकिन आप, इज डिवाइडेड बाय x plus 1, x plus 1, so the remainder is x1 1, so remainder रिमाइंडर किस तरह से बन जाएगा आपका p माइनस 1, ठीक है। तो रिमाइंडर इज p माइनस 1। तो आप इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे, सो p माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे, तो उसमें पुट करेंगे, क्या आएगा, -1 की पावर 4 प्लस, है ना, -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2, फिर यहाँ पे -1 प्लस 1। अपनी अपनी नोटबुक चेक कर लेना, जो यस बोल रहे हैं एक बार चेक कर लेना, ठीक है, आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है। सो पी की पावर देख, अपनी कैलकुलेशन और मेरी कैलकुलेशन एक बार आप टैली कर लेना। तो यहाँ पे पावर देखिए इवन, तो ये बन जाएगा 1 पॉजिटिव, फिर ऑड पावर है तो ये क्या आएगा, -1, फिर इवन पावर है तो +1, फिर ये इसको भी ले लीजिए आप साथ में 1 मान लीजिए, तो ये फिर ऑड पावर है तो -1 फिर +1। तो अब देखेंगे जो जो कैंसिल होता है, ये +1 और ये -1 कैंसिल, ये +1 और ये -1 कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 1। तो ये 0 नहीं ना आया, सो ये 0 नहीं आया, तो आप लिखेंगे, है ना, दिस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, तो जो भी है ये, सो पी एक्स एज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x प्लस 1, ठीक है। अब जिनका यस लिखा है या जिनका कॉपी में गलत है
वो एक बार टैली करो, देखो किसका कहाँ गलत हुआ है, कहाँ कैलकुलेशन में गलती की है आपने। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चेक करो अपना, मैंने बोर्ड पे सॉल्व करके दिया है। दो स्टूडेंट्स का यहाँ पे, नव्या का भी, नव्या ने भी यस बोला कि इट इज़ अ फैक्टर। तो आप भी नव्या चेक करो आपने कहाँ गलती की थी, ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखो, है ना। नव्या ने भी गलत किया है और यहाँ कुछ मेरे सामने बैठे हैं दो स्टूडेंट्स, इन्होंने भी गलत किया है। तो बेटा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस की गलती हुई अलजेब्रा में, अलजेब्रा क्या पूरे मैथ्स में जहाँ आपको गलती लगी तो पूरा क्वेश्चन जो है रोटेट हो जाएगा, आंसर पूरा कहीं से आपको जाना कहीं है, पहुंच कहीं जाएगा। ठीक है, तो साइंस का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया सभी का चेक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, थर्ड वाले पे। सो इट्स x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। तो मैं यहाँ को पॉलिनोमियल को हाईलाइट करके लिख देता हूँ, तो आपको चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। सो इट इज x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। check it, is it factor or not? check it, x plus 1 is a factor or not? चेक कीजिए इसको, जल्दी से सब चेक करो। टेक योर टाइम, कर ले भाई कर ले, पेन चला ले थोड़ा सा। रिप्लाई करते रहिए। आयशा से नो, ओके। चलिए हम देखते हैं। सो क्या करना था हमें, पुट, है ना, जैसे भी इसको लिखिए, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x बिकम्स x इज इक्वल टू -1, उसको वहाँ रखेंगे। सो p, आप पूरा लिख लेना अब लाइन यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, वो जो हमने लिखी है पूरा लिख लेना। सो p -1 इज, सो -1 की पावर 4, है ना, प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर, है ना, प्लस x की जगह -1, सो प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो इवन पावर तो 1 पॉजिटिव बन जाएगा, फिर प्लस, है ना, 3 एज इट इज, तो वहाँ पे पावर अभी क्या ऑड है, तो ये -1 एज इट इज रहेगा, प्लस 3, तो यहाँ पे इवन पावर तो ये 1 बन गया, है ना, तो फिर ये इसको एज इट इज पावर को 1 मान लो, तो ये क्या हो गया ऑड, है ना, तो ये फिलहाल जो ऐसे लिख लेते हैं -1 तो +1। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस माइनस माइनस, तो 3 इंटू 1 3, फिर +3, है ना, प्लस माइनस -1, सो +1, सो -1 एंड +1 0 हो जाएगा, +3 और -3 0 हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 1। सो आपकी p की वैल्यू क्या आ रही, p -1 पे क्या आ रही 1, सो आप क्या लिखोगे, 0 नहीं ना आया, सो p -1 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस आप क्या बोलोगे, हेंस जो भी आपकी वैल्यू है px ना इज इक्वल टू पूरा लिख के
इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट फैक्टर ऑफ x प्लस वन। तो ये भी x प्लस वन का फैक्टर नहीं है। तो पी एक्स की जो पूरी वैल्यू लिख लेना एक बार यहाँ पे, x का पावर 4 प्लस 3x का क्यूब, है ना, प्लस 3x का स्क्वेयर प्लस x प्लस वन। तो ये एज इट इज लिख के क्लोज करना है इसको, ठीक है, ऐसे मत छोड़ देना पेपर में, तो इसको लिख के क्लोज करना है। फाइन, चलिए सबका जिसको गलती लगी है वो एक बार चेक कर लो पूरा अपनी नोटबुक के, और ये मेरे स्टेप्स को टैली कर लो किसने कहाँ गलत किया है। जिसका करेक्ट आ गया उसको बहुत अच्छा, जिसका किसी का गलत हुआ है या किसी को कैलकुलेशन में कहीं पे दिक्कत आई है वो स्टेप बाय स्टेप चेक कर ले। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आती रहे कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, ठीक है। ओके, एवरीवन से डन, ठीक है, सभी का डन, ओके वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर। मैं पूरा इसको ऊपर करके लिख देता हूँ, पी एक्स इज, नाउ योर पॉलिनोमियल इज x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2, ठीक है। अब डू इट, आप चेक करो x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। नव्या से यस, आपका क्या फैक्टर आ गया, बट आई थिंक इट्स नॉट अ फैक्टर। कैलकुलेशन में बेटा गलती हुई है, कहीं पे चेक करो, कैलकुलेशन दोबारा चेक करो अपनी, ठीक है, कहीं पे आपने प्लस माइनस की गलती कर दी है, देखो ध्यान से, ठीक है। बाकी को क्या कहना है। आयशा से सर कंफ्यूज्ड, डोंट कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बस कुछ नहीं करना, एज इट इज आप x प्लस वन को जीरो पुट करो, फिर x की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करो, जस्ट सॉल्व करना है इसको भी, मतलब ब्रैकेट को ओपन मत करना, एज इट इज इसको रखो, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू आपकी माइनस वन है ना, तो माइनस वन एज इट इज रखो, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट, कि आप क्या करो, पहले क्या पुट करना आपको, पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो, है ना, तो आपका x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, है ना। फिर आपको p माइनस वन वो यहाँ पे लिख लेना पूरा, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, है ना, व्हेन वी डिवाइड पी एक्स विद x प्लस वन, p माइनस वन इज अ फैक्ट, है ना, इज अ रिमाइंडर, तो वो लिख लेना पूरा। सो p माइनस वन यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा आपका माइनस वन का क्यूब, है ना, फिर माइनस वन का स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस 2 प्लस रूट 2, फिर x की जगह माइनस वन एज इट इज, फिर प्लस रूट 2 एज इट इज, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो ऑड पावर है ना, तो ये माइनस वन एज इट इज, है ना, फिर ये इवन पावर है तो ये वन बन जाएगा। इसको आप देखो माइनस और माइनस प्लस, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, समझ गए बात को। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टू प्लस टू, है ना, तो रूट टू और रूट टू, टू रूट टू,
फिर ये क्या बन गया, ये कैंसिल हो गया ना, 2 से 2 0, सो यू आर लेफ्ट विद 2√2। सो p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2√2। सो आप क्या लिखोगे, p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये 0 की इक्वल नहीं आई, तो हेंस px is not factor of x plus 1। ठीक है जी। सो ये थे आपके फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चंस। तो ये चारों क्वेश्चंस आपने अच्छे से देख लिए, 1 बाय 1 आपने अपनी कॉपी में इसको नोट कर लिया सभी ने। जिसको कहीं पे ना समझ आई हो वो बता सकता है, ऑनलाइन वाले अपना चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, बाकियों की मैं नोटबुक यहाँ देख रहा हूँ। चलिए, क्लियर है, तो इसको क्लीन कर दिया जाए। वेट सर, नोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लो बेटा, नोट कर लो। कहीं गलती लग रही है तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद इसको क्वेश्चंस को एक बार फिर रिपीट करो। रिपीट करने से बहुत अच्छे से आएंगे आपको। ठीक है, रिपीट करते रहना। मैथ्स जो है ना, ये बार बार आपको रिपीट मांगेगा। सो मैथ्स में परफेक्ट प्रैक्टिस चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। नोटेड, चलो वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सेम क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमिन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नहीं। तो आपको पी एक्स भी दिया है और जी एक्स भी दिया है। तो आपको क्या करना है, अगर पी एक्स जी एक्स का फैक्टर है तो जी एक्स को क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, है ना। तो बस वैसे ही लिखते जाना है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। सिमिलरली वैसे लिखते जाना और उसको करते जाना, करोगे ना। आपको पी एक्स और जी एक्स दिया गया है, सेम वैसे ही करना है जैसे पहले किया है। सेम चीज वैसे ही करनी है। सेम लिखते जाओ, सेम करते जाओ। पी एक्स मैं हाईलाइट करके लिख दूं, यहाँ पे आपको पी एक्स दिया गया है, सॉरी, सो पी एक्स इज एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर आपको जी एक्स दिया गया है एक्स प्लस 1। तो आपको बोल रहा है कि पी एक्स जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम बताना है आपको। तो फिर वैसे ही पुट एक्स प्लस 1, है ना, सेम स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है। सो पुट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू -1। 1 को उधर ले जाओ तो एक्स इज इक्वल टू -1। फिर एक्स माइनस 1 उसमें पुट करना, पहले यहाँ पे लिखनी है पूरी बात, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो पूरा लिखो आप, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम पूरा लिखो, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आप पूरा लिखना। मैं आराम से लिख रहा हूँ, गलती आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, आप पूरा लिखेंगे। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, है ना, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी एक्स पूरा लिख लेना, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज divided by gx, is divided by gx, then remainder is given, remainder is given लिख लो या remainder will be, कुछ भी लिख लो, remainder will be, है ना, p की वैल्यू जो भी आई आपकी p माइनस 1, ठीक, इज गिवन बाय p माइनस 1, या जो भी आप लिखना चाहो, रिमाइंडर इज गिवन बाय या रिमाइंडर विल बी, ऐसे। ठीक, तो आगे इसको वैसे एज इट इज करते रहो, एज इट इज करते रहो। ठीक है, रिमाइंडर इज गिवन बाय लिख लो, रिमाइंडर विल बी लिख लो, जो आपका दिल करे। फिर एज इट इज
पी की जगह -1 पुट करना, करो सारे, शाबाश, डू इट। अब तो बहुत सारा इजी सा आ गया ना, अब तो करो। तो ये फाइनली बताओ इसका फैक्टर है कि नहीं है। वेरी गुड, बताइए बताइए, शाबाश। आयशा से यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? Navya also say yes sir. अंकुश is also say yes sir. Very good. ठीक है, तो -1 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, -1 का क्यूब, फिर उसकी जगह पुट करोगे तो क्या लिख दोगे, -1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा -1, फिर +1। तो यहाँ पे देखो ऑड पावर है तो माइनस हाथ में रहेगा, इवन पावर है तो खत्म, 1 पावर, तो ये प्लस माइनस -1 फिर +1 है ना, ये +1 और -1 0, ये +1 और -1 0, तो 0 आ गया ना। सो p की पावर p-1 इज 0। क्या लिखेंगे, सिंस p-1 इज 0, सो px, सो जो भी है px इज ए फैक्टर ऑफ gx, जो भी है, सो क्या gx इज ए फैक्टर ऑफ, सो gx इज फैक्टर ऑफ px। तो gx जो है वो px का फैक्टर है। तो यहां तक सबका हो गया, सबको क्लियर हो गया यहां तक, सभी को अच्छे से क्लियर है, गुड, सबका नोट हो गया। ठीक है, नोट करने की वैसे जरूरत नहीं है, खुद कॉपी में इसको प्रैक्टिस करो। चलिए नेक्स्ट में आइए, इसके सेकंड पार्ट के बारे में बताइए अब। ठीक है, विजिबल है सबको, विजिबल है, ये तो मैं यहाँ हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट क्या है, पी एक्स इज एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इज x प्लस 2। चलिए इसको चेक कीजिए। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग फैक्टर है कि नहीं ये। करते रहिए बेटा, शाबाश। आयशा से नो, वेरी गुड। अभी बेटा चेक करके देख लेते हैं ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे करना था, बाकी जो कर रहे हो अपना कंटिन्यू करते रहो।
जिसका हो गया वो यहाँ देख सकता है, ठीक है। अपना और मेरा इसको टैली कर लेना। तो क्या करना था हमें, वो पूरा लिख लेना आपको पहले, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। वो लाइन मैं बार बार नहीं लिख रहा, तो आप लिखोगे। सो पुट, आपको क्या करना है, पुट x+2 इज इक्वल टू 0, यू विल गेट x इज -2। हाँ, 2 को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू -2। फिर आके वो अपनी थ्योरम लिख लेना ना, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो वो बात पूरी यहाँ पे आप लिख लेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो आपका x-2 आपको उसमें पुट करना है। सो p इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, क्या आएगा, -2 का क्यूब, है ना, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑड पावर है, तो माइनस तो साथ में आएगा ही। सो 2 का क्यूब इज 8, फिर प्लस, है ना, तो ये 3 को एज इट इज लिख लो। अब इवन पावर है ना, तो माइनस नहीं आएगा, तो 2 का स्क्वायर इज 4, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 3 2 का 6 प्लस 1। अब बाकी सॉल्व कर लो। सो -8, 4 इंटू 3 12, -6 प्लस 1, एज इट इज सॉल्व करते रहना। तो ये क्या आ जाएगा, -8 और +4 इज है से +4, है ना, 4 -6, स्टेप बाय स्टेप करना ताकि गलती ना लगे आपको। तो कितना आ जाएगा, 4 में से 6 लोगे माइनस करोगे तो 2, तो दोनों में से बड़ा है 6, तो 6 का साइन आएगा साथ में। सो +1, तो इट इज -1। सभी का ये आ रहा है। सो p-2 इज -1। सो ये जीरो नहीं ना आया, सो हम क्या लिखेंगे, p-2 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, यहाँ पे लिखेंगे सिंस p-2 is not equal to 0, hence gx is not factor of px. So gs is not factor of px, तो gx जो है वहां पे इसका फैक्टर नहीं है। तो नोट कर लिया सबने, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, सब नोट कर लो इसको अच्छे से। जिसका कहीं गलती लगी है तो वो टैली कर लो। ठीक हो गया सबका, अगर हो गया तो डन लिख दीजिए, अगर हो गया तो डन लिख दीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, नोटबुक आपको सेपरेट रखनी है मैथ्स की, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर डालिए, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। जब कभी रिवीजन करनी है, भूल जाओ, है ना, तो एक बार वहाँ पे अपनी नोटबुक में देख सकते हो। ऐसे तो ये आपकी क्लास साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है, तो आप जब भी चाहो तो अपना इसको लॉगिन करके अपना अकाउंट अपनी ऐप के ऊपर, तो आप दोबारा भी क्लास देख सकते हो। तो ये एज इट इज जितनी भी क्लासें लगती रहेंगी वो रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाती रहेंगी। फाइन, तो सबका हो गया, सभी का नोट हो गया। कोई है जिसने अभी टैली ना किया हो या किसी का रहता हो, एवरीवन से डन, ओके वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर आ जाइए। तो मैं थर्ड पार्ट को हाईलाइट करके लिखता हूँ यहाँ पे। सो आपका पी एक्स है, अगेन पी एक्स है आपका एक्स का क्यूब -4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, देन जी एक्स है आपका x-3। ठीक है, आप चेक करिए इसका फैक्टर है, चेक करिए अब जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है।
Aisha said yes sir. Navya also said yes. तो मीन्स आप सोल्यूशन के पास हो. बाकी वेरी गुड, आपका भी बेटा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो. ऑलमोस्ट सभी ने सॉल्व कर ही लिया आई थिंक. जिसका नहीं हुआ वो करता रहे या इधर देखता रहे. ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय वो लिख लेना पूरा, ठीक है, भूलना नहीं है लिखना. पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. ठीक है, बाय यूजिंग, लिखते रहना पूरा, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, है ना. व्हेन वी डिवाइड px बाय gx द रिमाइंडर इज गिवन बाय p इज इक्वल टू 3. तो ये बात लिख लेनी है यहाँ पे. सो p3 पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे. दैट मीन्स 3 का क्यूब, ठीक है, -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 27. फिर -4, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9. और ये 6 प्लस 3 कितना बन जाएगा 9. फिर ये कितना आ जाएगा 27. और ये कितना बन जाएगा 36 प्लस 9. ये 27 प्लस 9 कितना बन जाएगा 36. -36 इज 0. सो P3 की वैल्यू क्या आ गई 0. तब क्या लिखोगे, सिंस P3 is 0, P3 is 0, so hence GX is factor of PX. फाइन. तो यहाँ तक सभी के क्वेश्चंस हो गए. यहाँ तक किसी को अभी तक कोई डाउट है तो वो बोल सकता है. किसी का भी कोई डाउट है यहाँ तक, इस सेक्शन तक, है ना, सेकंड पार्ट के तक किसी को भी कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ लगी है, कहीं पे छूट गया है या रिपीट करना है, वो बोल सकता है. ठीक है, तो अब आप मैसेज करेंगे, आप डन बोलेंगे तभी हम आगे चलेंगे, नहीं तो फिर रिपीट करेंगे. अगर किसी का रहता है या किसी का कोई डाउट है या किसी को नहीं समझ आया, कहीं से कुछ छूट गया है, तो वो बोल सकता है अभी. ठीक है, अभी बोल सकते हो आप, अभी आपके पास समय है, टाइम है. ठीक है, बाद में क्लास रिकॉर्डेड देखोगे, फिर पूछोगे, किससे पूछने में दिक्कत होगी ना, फिर मेरे को मैसेज करोगे तो प्रॉब्लम होगी. तो अभी बता दीजिए किसी को कोई दिक्कत है. फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तक फुली क्लियर है सभी को. एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर है सबको. ओके, डन 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 एवरीवन. सबने आपने डन डन लिख के भेज दिया चैट बॉक्स में, इसका मतलब ये आपको काफ़ी समझ आ गया. चलिए अब हम थर्ड पार्ट पे चलेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो बोल रहा है आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. x माइनस 1 जो है ना फैक्टर है हर किसी का, जितने भी आपको ये नीचे 4 पार्ट दिए गए हैं, तो x माइनस 1 उसका फैक्टर है. तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे. जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे को px गिवन है, तो px क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के. ठीक है, तो मैं उसको चाहूँ तो x माइनस 1 जो इसको gx भी मान सकता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. तो gx पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि वो इसका फैक्टर है ना, उसने बोला है कि हर केस में x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो हर केस में फैक्टर है. सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1. अब आप नीचे लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, है ना. सो व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, सो व्हेन px इज, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, चलो बट आगे नहीं लिखूंगा, आप पूरा लिखेंगे, इज डिवाइडेड बाय जो भी है ये x माइनस 1 है ना, व्हेन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, द रिमाइंडर इज गिवन, द रिमाइंडर इज गिवन बाय क्या है, p इज इक्वल टू 1. तो x की जगह 1 आ गया ना, x की वैल्यू 1, p इज इक्वल टू 1. सो वहाँ पे p1 पुट करेंगे हम. सो p1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस k p1. अब हमारे को एक चीज़ गिवन है,
कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर वो x का फैक्टर है ना, इट इज गिवन है ना, इफ है ना, गिवन है हमारे, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है ना, तो पी एक्स, तो देन पी एक्स हमारा क्या होना चाहिए, जीरो है ना, देन पी एक्स यहाँ लिख लो, या पी की जगह उसकी एक्स की वैल्यू पुट कर लो, सो पी वन विल बी जीरो। सो जो हमारे पास आंसर है, पी वन की वैल्यू क्या है, के, टू प्लस के, सो टू प्लस के इज जीरो, तो के की वैल्यू टू को उस तरफ ले जाओ, तो के की वैल्यू आ गई -2, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो क्लियर हो गया सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार आप चैट बॉक्स में बता दीजिए सभी को क्लियर है। ठीक है, स्टेप सारे क्लियर, मेथड सभी को समझ में आ गया, मेथड और स्टेप्स सारे क्लियर हैं सभी को, मेथड और स्टेप्स क्लियर सभी को? ओके, एवरीवन सेइंग यस। चलिए, अगर आपको क्लियर हो गया है तो सेकंड पार्ट मैं इसका यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, तो आपको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट इसका मैं लिख रहा हूँ, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो फाइंड आउट कीजिए, क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट करके लिख दिया है, तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए। के की वैल्यू को सभी फाइंड आउट करके मुझे दिखाएंगे, बाकी मैसेज करेंगे। ठीक है बेटा, राइट, ओके, ऑल ऑफ यू आर सेइंग दैट -2 और -√2, वेरी गुड। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है। मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि जिसका नहीं भी आया वो टैली कर ले। ठीक है, बाकी अपना स्टेप बाय स्टेप टैली कर लेना आप। ठीक है, अब इतना आपको समझ लग ही गया ना, तो वो सब लाइनें मुझे यहाँ लिखने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो पुट x माइनस वन इक्वल टू 0 है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1, वो आप उठा करके यहाँ पुट कर दोगे। सो P1 यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, वो सब लिख लेना आप। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर है ना, प्लस के इंटू 1 प्लस √2। तो क्या आ गया यहाँ पे, 2 है ना, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, प्लस के प्लस √2, सो P1। फिर आप एज इट इज लिखोगे कि आपको गिवन है x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ ना, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है ना, अगर इसका फैक्टर है तो P1 क्या होना चाहिए, 0 है ना, या फिर यहाँ जैसे देन रिमाइंडर P1 इज गिवन बाई P1 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दो, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा ना, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो के की वैल्यू इस सारे को उधर लेके जाओ, -2 माइनस √2। ठीक है, तो सबका आंसर ये आ गया, सभी का ये आंसर आ गया। ओके।
वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल ऑफ यू आर सेइंग यस यस यस. मीन्स कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है ना. रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई आपको, है ना. कल से कल की पिछली क्लास में अच्छे से इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया ना. तो पूरा इसके बारे में समझा दिया था, कुछ एग्जांपल्स भी करवा दी थी. तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करो. जो पिछली क्लास है वो जब नेक्स्ट क्लास में आना होता है ना, तो एक बार थोड़ा उसको रिमाइंड कर लिया करो कि पिछली क्लास कल में क्या पढ़ा था. तो उससे क्या होता है, फिर नेक्स्ट क्लास जो है ना वो अच्छे से लगती है. तो जब पिछला भूल जाओगे फिर आगे वाले में दिक्कत रहेगी. ठीक है, तो यहाँ तक सबका हो गया ना. चलें अब नेक्स्ट पार्ट पे. तो मैं इसका थर्ड पार्ट लिख रहा हूँ. सो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वेयर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन. अब इसको सॉल्व कीजिए और फाइनली के की आंसर ले, के की वैल्यू लेके आइए. रूट टू माइनस वन में भी मुझे पता नहीं है, शायद हाँ यही आएगा. एक बार चेक कर लेते हैं. सभी का आ रहा है रूट टू माइनस वन. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से. ठीक है, तो एक्स माइनस पुट करना हमें, पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो. सो एक्स कितना आ जाएगा, वन. तो वहाँ पुट करो. सो पी वन इज इक्वल टू के. सो वन का स्क्वेयर माइनस रूट टू वन प्लस वन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के है ना. वन का स्क्वेयर करोगे तो वन बन जाएगा ना. माइनस रूट टू इंटू वन, रूट टू प्लस वन. ठीक है, तो यहाँ तक आपका आ गया होगा. ठीक है, फिर आगे एज इट इज है ना. ये पी वन की वैल्यू आपकी आ गई. इफ एक्स माइनस वन is a factor of px, is a factor of px. अगर ये px का फैक्टर है तो p1 किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के. इसको ज़ीरो पुट कर दो. सो के माइनस रूट टू प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो. सो के की वैल्यू, उसको रूट टू को उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव और उधर वन को लेके जाओगे तो माइनस वन. सो के की वैल्यू रूट टू माइनस वन. तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया. सभी का इतना ही आया ना. अगर किसी का नहीं आया या कहीं गलती लगी है तो एक बार अपने स्टेप्स चेक कर लो. ठीक है, अभी मैंने क्लीन नहीं किया बोर्ड पे, ध्यान से चेक कर लो. अगर किसी का गलत आ रहा है तो देख लो आपने कहाँ गलती की है. अपना स्टेप जो भी है, जहाँ भी गलत हुआ है उसको वेरीफाई कर लो. आई थिंक किसी का गलत हुआ नहीं है, तो सबका ही हो गया लग रहा है. ठीक है सबका. चलिए, बहुत अच्छी बात है. चलिए अब लास्ट पार्ट है इसका, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका आंसर निकालिए. सो पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस के. ठीक है, तो उसको निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए.
सॉल्व करते रहिए। अब तो मतलब अच्छे से समझ आ गया सबको, अब तो वैसे ही निकल जाना चाहिए क्विकली। ठीक है, आयशा से ऐड 3/2। आयशा का आंसर सबसे पहले आया है, बाकियों का। जी बेटा, आपका भी ठीक है। योर्स इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे करना था, आपको क्या करना था, पुट x माइनस वन इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, फिर उसमें जाके पुट कर देंगे। सो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम 1 प्लस k। ठीक है, क्या बन जाएगी आपके पास, सो p1 क्या बन जाएगा आपके पास, k ना 1 के साथ 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर -3 प्लस k। सो k प्लस k 2k, सो 2k माइनस 3। सो p1 की वैल्यू इतनी आ गई। फिर आगे एज इट इज, इफ स्टेटमेंट में गिवन है ना, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, if x minus 1 is a factor of px, then p1 किसके इक्वल होगा, है ना, नीचे लिखना, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय p1 इक्वल टू 0। आपको पूरी लाइन लिखनी है, ठीक। तो p1 को 0 पुट कर दो, सो 2k माइनस 3 को 0 पुट कर दोगे, सो k यहाँ पे क्या आएगा, 2k इज इक्वल टू 3। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो यहाँ तक सभी का हो गया क्लियर, यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपने पॉइंट्स, जिसका किसी का छूटा है या गलत हुआ है, वो एक बार अपना सारा यहाँ पे रिलेट कर सकता है। बोर्ड पे मैंने आपके सामने कर दिया है। ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट आज के इसमें किसी का गलत हुआ नहीं है, किसी का नेगेटिव रिप्लाई नहीं रहा है। तो एक्सरसाइज के ये जो 2.3 के जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं वो डन हो गए हैं। तो 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके पूरी तरह से डन हो चुके हैं, आज ख़त्म हो गए हैं। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, हैंड रेज कर सकता है, चैट बॉक्स में भी हैंड रेज का ऑप्शन रहता है, आप हैंड रेज कर सकते हो, और ऑफलाइन वाले आप में किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब यहाँ तक आप सीख गए हो, समझ गए हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, अभी स्टार्ट करने को कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी 5-10 मिनट ही बचे हैं, 5-7 मिनट, तो वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसको हम कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास है हमारी साइंस की। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए आप, जिसने पानी वाला पीना पानी पी लो, जो कोई रिफ्रेशमेंट लेनी है वो ले लो। ठीक है, 30 मिनट्स की क्लास रहेगी, सिंपल सी क्लास है। चैप्टर है आपका जो ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 8 है, जर्नी इनसाइड अ एटम। और जो आपका पुरानी बुक है उसका जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो दोनों बुक्स में दिया गया है, तो हमने अभी सिर्फ वही चैप्टर्स उठा रहे हैं जो नए सिलेबस में और पुराने सिलेबस में है। तो जो भी आपको कल को बुक इम्प्लीमेंट होती है, पुरानी लगती है तो पुरानी के अकॉर्डिंगली, नई लगती है तो नई के अकॉर्डिंगली चलेंगे। बट कुछ जो टॉपिक्स है ना वो कॉमन है, कुछ चैप्टर अभी भी कॉमन हैं, जो पहले थे 9th में वो अभी भी है। जैसे मैथ्स का पॉलिनोमियल पहले भी था, अभी भी है, बस इसमें थोड़ा सा एड ऑन किया गया है। वो एड ऑन का पार्ट जो है वो हम अलग से क्लास में आके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी रहा साइंस का। साइंस का हम वही, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको जो करवाया है ना, सेल वाला, जो बेसिक सेल कराया है पिछली 5 क्लासेस में, तो वो सेल का सेम आपका उसमें भी पुरानी क्लास में भी था, पुराने उसमें भी था, और नए वाले में भी है। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में अभी इसका पार्ट जो है ना एटम वाला, तो जस्ट चैप्टर का नाम चेंज किया, जर्नी उसमें कर दिया है, जर्नी इनसाइड एटम, तो उसमें पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम था। तो बाकी कुछ नहीं उसमें किया। ठीक है, थोड़ा बस बुक का थोड़ा मतलब देखने के लिए बुक थोड़ी सी उसका स्टाइल स्टूल चेंज कर दिया, बाकी चीज़ें वही हैं। फाइन, तो सो पानी पुनी पी लीजिए फिर, जिसको पीना है पानी वानी पी लो सारे।
सो साइंस की आप जो आपने नोटबुक बनाई हुई है सेपरेट, उसको निकाल लो बाहर, सभी लोग उसको बाहर निकाल लो। सो नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो बुक को निकाल लीजिए बाहर। चैप्टर नया स्टार्ट होगा। पी लिया पानी वगैरह सबने पी लिया, रिफ्रेशमेंट जो लेनी थी ले ली। चलिए, तो ये जर्नी इनसाइड एटम या स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4 था पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली, और न्यू बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 8 है जर्नी इनसाइड एटम। तो सबसे पहले एक चीज मुझे बताइए कि एटम क्या चीज आपको पता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके आसपास जो भी चीजें पड़ी हैं ना वो सब देखिए, है ना, तो आप बोलोगे हाँ सर मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन पड़ा है, चेयर पड़ी है, मेरे पास सामने टीवी लगा है ना, सब कुछ है। तो ये हर चीज जो है ना बेसिकली बनी किससे है? एटम से। एटम का एक छोटा सा कण है ना, एक छोटा कण, कण को जोड़ जोड़ के बनी है। इसको ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक ईंट चाहिए ना। ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट लगेगी, तभी घर खड़ा होगा ना। तो घर का जो बेसिक ब्लॉक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस जहाँ से हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो है ईंट, ब्रिक, है ना। तो ब्रिक के बिना, ब्रिक क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ब्रिक्स को जोड़ते जाएंगे तो एक बिल्डिंग हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ब्रिक्स सिमिलरली एटम का भी वही रोल है। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ना बेसिक यूनिट है ना ब्रिक, बेसिक यूनिट। तो ऐसे कोई भी जो हमारा मैटर है ना, जितना भी उसको, जो भी मैटर आप देख रहे हो, जो चीजें जो भी देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको इसका बेसिक बेसिक यूनिट क्या है? एटम। सो एटम इज द बेसिक यूनिट, है ना, ऐसी इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। सिमिलरली उसके जैसे मैंने ग्रिप ब्रिक की एग्जांपल दी आपको, है ना। सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, हर चीज एटम की बनी हुई है। अब आपने मुझे मतलब एग्जांपल में अगर आप ऐसे बोल सर मेरे पास फोन है जी, मेरे पास पेन है जी, बट वो दिखने में एक जैसे क्यों नहीं? अगर सब कुछ एटम का ही बना है, सब कुछ एटम का ही बना है, तो वो एटम क्यों नहीं है देखने में एक जैसा होना चाहिए फिर, है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ी रिसर्च साइंटिस्ट स्टार्ट करते हैं कि ये सब चीजें क्या है, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एटम के ऊपर। अब ये सारी चीजें है क्यों नहीं सेम? क्योंकि ये हर जो मैटर है ना उसकी एटम अलग अलग होती है, हर मैटर की एटम अलग अलग है। तो जैसे वाटर है तो उसको आप लिखते हो H2, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के एटम्स हाइड्रोजन वाले अलग हैं, ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन के अलग हैं। तो हर हर चीज के एटम्स अलग हैं। आयरन है तो आयरन के एटम्स अलग हैं, वो, है ना। येलो, क्या बोलते हैं, गोल्ड, गोल्ड आपको येलो क्यों दिखता है? क्योंकि उसके एटम की प्रॉपर्टी वैसी है ना, वो येलो दिखता है ना। तो ये मतलब इस तरह से है कि ये जो मतलब फर्दर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज किसके ऊपर बेस्ड करती है? एटम्स के ऊपर बेस्ड करती है। तो हर हर प्रोडक्ट, हर मैटर की एटम जो है ना अलग अलग है। तो अब धीरे धीरे इसकी ना थोड़ी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। अगर इवन मैं आपकी बॉडी की बात करूँ ना, तो आपकी बॉडी भी जो है ना वो भी एटम से बनी हुई है। इवन योर स्किन, योर ब्लड, योर, है ना, सेल। तो जैसे थोड़ा सा अगर इसको कंपैरिजन करें एटम को, जैसे जैसे मैंने ब्रिक की एग्जांपल दी, तो ब्रिक जो है ना वो हमारी बेसिक यूनिट है एक बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ऐसे ही हमारा जो मैटर बन रहा है ना, जो ये जो चीज़ हम सारी विजिबल इस दुनिया में देख रहे हैं, वो सारी किससे बन रही है? एटम से बन रही है। उसका बेसिक यूनिट है एटम। तो मैटर का बेसिक यूनिट है एटम। सिमिलरली अगर हम अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हमारा बेसिक यूनिट क्या है? सेल, है ना। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल। तो हर सेल सेल जो है ना, जैसे जैसे हमारी किडनी है, तो किडनी के छोटे छोटे से सेल है, तो सेल से बनते हैं टिश्यूज, है ना। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऐसे हमारे छोटे छोटे सेल, हमारे कुछ सेल्स में जोड़ के किडनी बनाई, कुछ सेल्स में जो जोड़ के हमारा हार्ट बनाया, है ना, कुछ ने मसल्स बनाए। तो ये सेल है। सिमिलरली मतलब इसको सेल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना, ऐसे ही एटम क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक क्या है? बेसिक यूनिट है। तो सिमिलरली अगर आपको इसमें डिफाइन करना हो तो इस एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। तो
अब सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले ना एक डेल्टन आए थे 19 में 1886 के अराउंड, तो उन्होंने कुछ एटम के ऊपर थोड़ी सी थ्योरी दी, बस उस थ्योरी को फिर बेसिक मान करके आगे जो है इन्वेंशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो उनकी एक बेसिक सी थ्योरी थी, उसमें कुछ प्लस पॉइंट्स भी थे, कुछ मतलब माइनस पॉइंट्स भी थे। तो उन्होंने जो अपनी थ्योरी के अंदर बोला कि कुछ बातें ऐसी बोली कि जैसे एटम एंड मॉलिक्यूल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, है ना। तो जो भी आपका मैटर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, आपका एटम है। तो एटम को मैंने यह चीज आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। सो अब ये आगे बोलते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम। तो मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है ना एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो अलग अलग मैटर के बने हुए हैं। सो है ना, डिफरेंट मैटर के बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने भी आपको गोल्ड की एग्जाम्पल दी, भी गोल्ड येलो क्यों दिखता आपको, क्योंकि गोल्ड येलो क्यों दिखता आपको, क्योंकि उसके वो एक एक जैसे एटम्स का बना हुआ है ना। तो मतलब जैसे और कोई चीज ले लो, आयरन, आयरन का जो आपको मतलब लुक ग्रे 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 से टाइप की आती है, तो वो ग्रे को दिखता है क्योंकि उसके एटम्स वैसे हैं, हर एटम उसकी बनी हुई है ना, जैसे है ना। तो वो मतलब अपनी अपनी एटम की वजह से उसकी एटम्स की प्रॉपर्टीज हैं, दैट्स वाई वो उसकी जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसी हैं। तो ये बात उन्होंने बोली कि मतलब जो सब्सटेंसेस हैं वो जो भी आपके डिफरेंट दिख रहे हैं वो ड्यू टू दैट ऑफ डिफरेंट एटम्स की वजह से दिख रहे हैं वो। तो कुछ बातें उनकी बिल्कुल सही भी थी। अब जैसे उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि एटम इज इंडिविजिबल, मतलब उसको हम पहले मतलब यही सोचा जाता था कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते या उसके अंदर देख नहीं सकते, लेकिन लेटर ऑन जैसे इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन होती है, न्यूट्रॉन्स वगैरह की इन्वेंशन, प्रोटॉन वगैरह इनकी इन्वेंशन होती है, तो वो इस बात को मतलब गलत प्रूफ कर देती है कि अर्लियर डेल्टन ने ये बोला कि नहीं एटम को मतलब हम तोड़ नहीं सकते, मीन्स तोड़ से उसके अंदर कि उसका अगर तोड़ नहीं सकते तो उसके अंदर की स्टडी नहीं कर सकते है ना। तो उसके अंदर ये मतलब वो मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया इन चीज़ों की। तो मतलब उसने बस जस्ट एक पॉइंट दे दिया और उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब साइंटिस्ट थे, तो अपने साइंटिस्ट ने उसकी बात को थोड़ा सा सीरियसली लिया, तो अब उसके ऊपर उसने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, उसको स्टडी स्टार्ट कर दी। तो ये क्या चीज़ है एटम, इसने जो वर्ड दिया है एटम, तो ये क्या चीज़ है, इसको इसके ऊपर रिसर्चिंग स्टार्ट हुई। तो फिर कुछ हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स निकल के आएंगे सामने, है ना। तो धीरे 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 अब एटम की स्टडी जो है उसके ऊपर स्टडी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वन बाय वन सभी साइंटिस्ट आएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो हमें उनमें धीरे धीरे क्या पढ़ते जाना है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, उनका जो सेटअप था वो कैसा था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था। फिर उन्होंने जो भी उन्होंने मटेरियल यूज़ किया वो देखना, उसमें क्या उन्होंने यूज़ किया। फिर उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं, फिर हमें वो देखना उन्होंने क्या थ्योरी दी, क्या ऑब्जर्वेशंस दी, उसके क्या बेनिफिट्स है जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, उसके बारे में फिर हम देखेंगे। फिर लेटर ऑन हम ये देखेंगे कि उनके ऊपर उनके क्या उस थ्योरीज के क्या ड्रॉबैक्स थे, वो एग्जैक्ट जो मतलब चीज़ें निकल के सामने आनी चाहिए थी वो आई कि नहीं आई। तो ये सब धीरे धीरे आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये सब कुछ आता जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, आराम से पढ़ना है। अभी तक क्या करना है, इससे पहले कि हम आगे चले, आप अपनी कॉपी को खोलिए, सबसे पहले अपनी कॉपी को खोलिए और जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है ना उसको एज ए नोट्स अपनी कॉपी में पहले नोट कीजिए। तो इंट्रोडक्शन टू एटम लिखिए, ये जो 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स, डोंट राइट दीज पॉइंट्स, राइट दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। वन बाय वन पहले 3 पॉइंट्स नोट कीजिए, ताकि कल को जब आप इसको आप लर्न करेंगे या इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए ईजी रहें। तो स्टेप बाय स्टेप पहले इनको लिखिए सारा, फिर इससे बाद आगे बढ़ते हैं। सो इसके जब ये लिखेंगे आप डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं वाटर की, ना वाटर की एग्जांपल लिख लो, है ना। इट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर आप डेली यूज करते हो स्टील, है ना, स्टील यूज करते हो, तो स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो ये बात उसने बोली कि डिफरेंट जो है ना डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो उनके एटम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब
हाइड्रोजन के एटम्स अपने होंगे, ऑक्सीजन के उनके अपने होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज अपनी होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज अपनी होंगी, आयरन की प्रॉपर्टीज अपनी होंगी, है ना, कार्बन की अपनी होंगी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो पूरा, ठीक है। सो इसको एक बार एज इट इज नोट कर लीजिए पूरा। इसको एज इट इज नोट कीजिए, नोट हो जाएगा तो डन लिख दीजिए कि हमारा हो गया। हो गया डन, ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब डाल्टन की जो थ्योरी थी उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो बोल रहा है कि एटम जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, है ना, जिसको हम देख नहीं सकते। तो ये बात उसकी बाद में लेटर ऑन गलत प्रूव हो जाती है जब जैसे उसकी इन्वेंशन होती है। तो ऐसे ऐसे ही आप इस पॉइंट को लिखेंगे कि इसका जो मेन पहला पोस्टुलेट उसने दिया, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, ठीक है। तो इसको उसने एटम्स बोला, टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल। तो बट इस इंडिविजिबल को आप बाद में थोड़ा ब्रैकेट में जाके थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए, तो थोड़ा नीचे एक्सप्लेन कर लीजिए लेटर ऑन, है ना, लेटर ऑन later on this theory of indivisible particles proved incorrect with the research of with the new research of electron, proton and neutron। so proton, electron, neutron जो एटम के अंदर बाद में देखे जाएंगे, तो उस थ्योरी से ये बात इसकी थोड़ी सी गलत हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट टू पॉइंट जितने भी है ना एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ साथ साथ वैसे ही नोट करनी है, वैसे ही लिखनी है। सो पहली बात क्लियर होगी सभी को। नेक्स्ट फिर बोलता है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। सो सेम एलिमेंट जो होंगे ना, जैसे गोल्ड मैंने भी बताया, सो गोल्ड के जो एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट, हर एटम्स का ना, गोल्ड एलिमेंट का हर एटम जो होगा ना, हर एटम, तो उसका मास सेम होगा। अगर इसका मास m है तो इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। अगर ये येलो कलर का है तो ये भी येलो कलर का, ये भी येलो कलर का, तो इनकी इनकी प्रॉपर्टीज और इनका मास सेम होगा। तो ये बात इसमें इसकी सही है। जैसे फिर आयरन के ले लो, जैसे सपोज ये गोल्ड के लिए हमने, है ना, ये गोल्ड के पार्टिकल्स थे, एटम्स थे। तो ऐसे आप अगर आयरन के ले लो, सपोज ये आयरन के हैं ना, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे दूसरे पेन से, सपोज ये आयरन के हैं, तो ये आयरन के एटम्स हैं ना, ये आयरन के एटम्स हैं। तो ये इनका मास सपोज कर लीजिए हमने लिख लिया m1, उनका m लिखा है ना, तो इसका भी m1 होगा, इसका भी m1 होगा, इसका भी m1 होगा, इसका भी m1 होगा, इसका भी m1 होगा। अगर इसका कलर ग्रे है तो इसका भी ग्रे होगा, इसका भी ग्रे होगा, इसका भी ग्रे होगा, इसका। तो इसके जितने भी एटम आयरन के, उन सब की प्रॉपर्टीज, मास, ये सब सेम होगा, है ना, जितने भी ये इनके हैं, जिस भी एलिमेंट के वो एटम्स है ना, तो उसका वो सेम होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, बात समझ कर रहे हो, फॉलो कर पा रहे हो। तो ये आपको विद एग्जांपल लिखनी है, फर्स्ट लाइन एंड देन सेकंड लाइन, ठीक है। तो इसी के साथ ये भी बात प्रूफ हो जाती है। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, है ना, तो मतलब हर एटम, जो हर एलिमेंट है उसके एटम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। डिफरेंट मतलब उनकी शेप में भी फर्क हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क हो सकता है, मासिस में फर्क हो सकता नहीं है, सब में सबका मासिस एक जैसा नहीं होगा, सबका, है ना, सब हर एटम का, आयरन के एटम्स का मास कुछ और होगा, गोल्ड के एटम्स का कुछ और होगा, कॉपर्स के एटम्स का कुछ और होगा। तो सबका अलग अलग रहेगा, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और होंगी। तो ये सब चीजें उसने मतलब बोली। फिर वो बोलता है कि एटम को कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन में लेकर जाएं तो ना वो क्रिएट हो सकती है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो एटम्स जो है ना, ना इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग दी एनी केमिकल रिएक्शन। तो मान लो कि आपने
कुछ भी ऐसे लिया, आयरन लिया या उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाला, या कोई किसी के साथ भी रिएक्शन करा रहे हो, बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो जो भी अभी रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें एटम्स जो है ना, ना तो वो खत्म होंगी, ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उनको क्रिएट किया जा सकता है। तो मीन्स कि जितने एटम्स हमारे इस तरफ होंगे रिएक्टेंट की तरफ, उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, जब रिएक्शन होती है ना, जो इस पार्ट में जो पार्ट रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोल देते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं जो पार्ट रिएक्शन में होते हैं, और जो फाइनली मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट, तो जितने एटम्स इस तरफ होंगे उतने एटम्स उस तरफ रहेंगे। तो एटम्स को नाम खत्म कर सकते हैं, ना उनको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एटम कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो। तो कंपाउंड बनते हैं जब एटम फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो जैसे वाटर की बात करें, तो वाटर तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन होगा, तभी वाटर बनेगा। अगर हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में जब सोडियम के 2 जुड़ेंगे और कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3 जुड़ेंगे तभी बनेगा, मतलब फिक्स रेशियो है। अगर इस रेशियो में जुड़ेंगे तभी वो प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 कर दिया और ऑक्सीजन के 2 कर दिए, नो, तो इस तरह से नहीं बनेगा। वाटर तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के एटम 2 होंगे और ऑक्सीजन का 1 है ना, तो ये फिक्स रेशियो है। इसी रेशियो में जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये चीज बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो उसकी इस बात का मतलब ये है कि फिक्स रेशियो में, जो रेशियो उसकी फिक्स है उसी में वो प्रोडक्ट बनेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जितने उसने एटम, जितने उसके कंबाइंड होंगे उतने ही होंगे। गॉट इट? तो ये इस तरह से आप इसको विद एग्जांपल्स हर एक पॉइंट को लिखिए। लिखते रहिए। इस चीज को एज इट इज नोट कर लीजिए सारा, विद एग्जांपल्स नोट करना है। जैसे नोट हो जाए डन लिख दीजिए। नोट्स बनाते रहना साथ साथ बेटा। ठीक है, ये स्लाइड्स तो आपको मिल जाएंगी जब ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा, विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सब जब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारी तरफ से, तब हम आप इसको अपने आपकी एप्लीकेशन के अंदर अपलोड करेंगे। ठीक है, टिल देन आपको नोट्स ऐसे बनाते रहना है प्रॉपर। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब जैसे आप साथ साथ लिख रहे हो ना, तो वो बात आपके दिमाग के अंदर तक जा रही है। देखने से, सुनने से तो चलो बात आती आती है, लिखने से दिमाग के अंदर तक जाती है। ठीक है, तो ये कभी नहीं रहना कि मुझे इसका मेरी ऐप के अंदर अपलोड हो जाएंगे तो मैं वहां से देख लूंगा, नो। इस चीज को थोड़ा आप अवॉइड करो। जितना आप हाथ से लिखोगे ना, जितना आप हैंड रिटन वर्क करोगे, उतना ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, उतना आप गेन करोगे। सो सीखने के लिए हमेशा अपना हाथ चलाओ, मैथ्स में हो चाहे साइंस में हो चाहे एसएसटी हो। जितना सुनो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, जितना पढ़ो उसको ब्रीफ करके अपनी लैंग्वेज में लिखो। नॉट, मैं अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूँ। चाहे आप उस इंग्लिश पढ़ रहे हो, साइंस अपना एसएसटी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जितना आपने पढ़ा है उसकी ब्रीफिंग अपनी लैंग्वेज में कीजिए। ठीक है, जब ये एक चीज करोगे ना, तो फिर आपकी वो जो जितना पढ़ा हुआ है ना, वो पूरा आपके दिमाग में जाए, अंदर तक जाएगा, और कभी आपको भूलेगा नहीं, लाइफ टाइम नहीं भूलेगा कभी। जस्ट फिर एक बार नेक्स्ट टाइम जस्ट हल्की सी रिवीजन चाहिए। जैसे वो रिवीजन करोगे आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो पढ़ने का एक सिस्टम होता है, एक स्टाइल होता है, उसको बनाना है आपको। तो ये डिपेंड नहीं करना कि मुझे इसकी पीडीएफ मिल जाए, मुझे इसका ये मिल जाए तो मैं वहां से पढ़ लूंगा, नो। देखो, वो आपका आज की बात कल पे छोड़ रहे हो, तो कल कभी आएगा नहीं। ठीक, कल कल पे नहीं रहना, जो आज है इस पे रहो। तो स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स लिखिए। ब्रीफिंग हम ब्रीफिंग ही कर रहे हैं आपको। आप लिखेंगे, विद एग्जांपल लिखेंगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताई है। हर एक पॉइंट की, जैसे 5 पॉइंट्स है यहाँ पे, तो 5 पॉइंट्स की मैंने आपको विद एग्जांपल बताया है। तो यू हैव टू राइट विद एग्जांपल। हर एक चीज आपको एग्जांपल के साथ लिखनी है। ठीक है, तो लिखते रहिए साथ साथ, एग्जाम्पल के साथ लिखते रहिए। मैं कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा कि बहुत तेज भाग रहा हूँ या बहुत तेज आपको करवा रहा हूँ कि मुझे फटाफट खत्म करना है, नो। मैं आराम से करवा रहा हूँ, जितना आप हैंडल कर सके उतना ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो डन, एवरीवन इज डन, हो गया नोट। चलते हैं नेक्स्ट। अब जो डेल्टन की थ्योरी है ना, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उन ड्रॉबैक्स को देखेंगे ना। ड्रॉबैक्स मतलब कि कुछ नुकसान थे। तो ये पहली बात तो हमने प्रूफ कर दी कि एटम इज नॉट इंडिविजिबल। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इस चीज को जो है ना गलत साबित कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि उसकी थ्योरी में ये कमी रह गई थी कि जिसने उसने बोला
कि एटम इंडिविजिबल है ना, एटम को हम तोड़ नहीं सकते, उसके अंदर देख नहीं सकते, तो ये चीज उसकी गलत होगी। तो इस चीज को इन इन्वेंशंस ने मतलब गलत प्रूफ कर डाला। फिर वो बोलता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। तो कहता है कि सेम एलिमेंट के एटम्स हमेशा सेम नहीं होते। तो मैं इसको समझाने के लिए ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो कि एक कोई दो बच्चों का जुड़वा बच्चे पैदा हुए है ना, तो दिखने में तो एक जैसे हैं, दो बच्चे जो है ना दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन उनका मास अलग अलग है ना। दिखने में एक जैसे हैं, मास अलग अलग है ना, है तो सेम एटम्स, बट उनका क्या है, मास अलग अलग है, दिखने में एक जैसे हैं। तो बट ये थ्योरी लेटर ऑन आइसोटोप्स की इन्वेंशन ने जो है ना कर दी। तो आइसोटोप्स वो होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। जैसे जैसे आप बोलते हैं ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में ये मिलता है आपको H2 मिलता है ना, तो ये H2 मिलता है, H3 मिलता है। ये फर्दर अब आप आइसोटोप्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, H1 को प्रोटोनियम बोलते हैं। तो ये उसके आइसोटोप्स हैं, मतलब दिखने में बिल्कुल हाइड्रोजन के जैसे हैं, दिखने में बिल्कुल हाइड्रोजन के जैसे हैं, लेकिन इनका मास अलग अलग है। दिखने में हाइड्रोजन के जैसे हैं, तो ये हाइड्रोजन है, तो दिखने में ये वाला हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन के जैसे ही दिख रहे हैं, दिखने में हाइड्रोजन के जैसे ही हैं, बट इनका मास डिफरेंट है। मास क्या है, डिफरेंट है। दिखने में सेम है बट मास डिफरेंट है, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो इसकी ये बात गलत प्रूफ हो जाती है ना, ये बात इसको बिल्कुल गलत प्रूफ कर देती है, जिसकी जैसे हमारी इन्वेंशन होती है आइसोटोप्स की। सो आइसोटोप्स की इन्वेंशन के साथ इसकी ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। मोर ओवर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कि एटम के अंदर क्या है। चलो ये तो भी उसने वैसे थ्योरी दी थी, स्टार्टअप ही किया था, तो अभी इतना आगे तो उसने गया नहीं, कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट तो अभी बेचारे ने कोई किया नहीं था, तो बोल भी नहीं सकते ना अभी उसने कोई सेटअप तो लगाया नहीं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो कोई लगाया नहीं, कोई उसने बताया नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन वगैरह तो अभी दी नहीं उसने। तो चलो हम पॉइंट आउट ऐड कर सकते हैं कि उसने इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मोर ओवर वो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है तो H2O, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये जहाँ ये दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, है ना, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन किस तरह से आपस में बॉन्ड है, या ऑक्सीजन जो है इनके साथ किस तरह से अटैच है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इन चीजों को, है ना। जैसे सपोज कोई भी और आप ले लो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, तो इसमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सोडियम के साथ ये कार्बन जो है ना, ये दो सोडियम आपस में किस तरह से जुड़े हुए, इनका स्ट्रक्चर क्या है, या ये कार्बन कैसे जुड़ी है साथ में, ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ी है। तो ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये भी डीप की बात है, ये एक्सप्लेन भी बेचारा तब करता ना कि जब एटम के बारे में उसको पूरा ज्ञान मिल जाता। अभी तो उसका खुद का ज्ञान अधूरा है बेचारे का, है ना। तो ये चीजें मतलब ये मतलब उसके ड्रॉबैक्स रह गए, ये चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसको एज इट इज आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलेंगे, हम आराम से चलेंगे, सो दैट कि आपको समझ आता रहे। साइंस में इसमें क्या है ना, जो जो इनसाइड है जर्नी है, तो टर्न बाय टर्न हर साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट आने वाला है। जैसे भी डेल्टन ने स्टार्ट कर दिया, तो हमने इस आज की क्लास में देखा क्या कि सबसे पहले हमने एटम को समझा, फिर हमने डेल्टन ने जो एक थ्योरी दी है 1886 में ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया कि उसने क्या थ्योरी दी, क्या पॉइंट्स दिए, तो उसमें क्या फ़ायदे थे, है ना, उसके जो मेन थ्योरी के पॉइंट्स थे वो देखे, फिर उसके क्या फ़ायदे थे फिर वो देखे, देन आफ्टर हमने उसके क्या नुकसान रहे वो देखे। ठीक है, तो ये सब देखे। अब हम अगला जो है ना ई गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट है, तो वो देखेंगे। तो हम एक क्लास में सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे, फिर उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, परफॉर्म किया वो देखेंगे, फिर उसने क्या ऑब्जर्वेशन दी फिर वो देखेंगे, फिर उसके क्या नुकसान ड्रॉबैक रहे वो देखेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स रहे वो देखेंगे। तो देन आफ्टर एक एक क्लास में ही कवर करेंगे, तो हम ज़्यादा तेज नहीं भागेंगे, सो दैट कि हमारे को चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ना मैं बस एक चीज और आपसे थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, बट मेरे एक माइंड में एक चीज आ रही थी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप एटम को और थोड़ा सेल को, जैसे एटम आपका ना केमिस्ट्री का पार्ट आ गया और सेल आपका बायो का पार्ट आ गया, तो आपको मैं बोलता हूँ कुछ सिमिलैरिटीज बताइए मुझे इनके बीच में, एटम में और सेल में कुछ सिमिलैरिटीज बताइए। तो आप क्या किस तरह से इसको किस नजरिए से देखोगे, कैसे इसको लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हो, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, बताओ, बता सकते हो। ये क्या है, बेसिक बेसिक यूनिट किसका है, मैटर का, और ये बेसिक यूनिट किसका है, लाइफ का, है ना। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ, ये सब बेसिक यूनिट ऑफ, ये बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर सबके लिए।
है ना, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। और ये किसका बेसिक यूनिट है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ना, और ये एटम जो है सबके लिए, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, सो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। फिर सेकंड पॉइंट अगर हम बोलें, अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, है ना, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना सिंपल है, एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन वगैरह आ जाते हैं। और यदि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत कम्प्लेक्स है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स आ जाएंगी, साइटोप्लाज्म्स आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा, सेल वॉल्स आ जाएंगी, है ना, तो बहुत कुछ आ जाएगा, तो उनको बड़े धीरे धीरे से पढ़ना पड़ता है। तो इसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, इसमें कम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, और मैं जैसे मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा और थोड़ा इलेबोरेट कीजिए, थोड़ा सर्च कीजिए, एटम और सेल में थोड़ा डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए कि क्या क्या इसमें सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या ये चीज़ें हैं। अब आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि एटम जो है ना, कि हम हमारा, ये मैंने बोला कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, तो नॉन लिविंग के लिए कैसे है? देखो सेल, है ना, तो सेल किसका बना होता है? सेल के अंदर क्या, सेल के अंदर क्या होता है? सेल किसके मॉलिक्यूल्स का ना, फर्दर मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए हैं? एटम्स के। जैसे आप सेल पढ़ते हो तो सेल के अंदर क्या है, कुछ आपका पहले आ जाता है सेल वॉल आ जाती है, फिर है ना सेल की मेम्ब्रेन आ जाती है। सेल वॉल तो चलो किसी किसी में दिखती है ना, तो सेल सेल आपकी सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर देन उसके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाता है, फिर उसके न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स की फॉर्म में स्टोर रहता है जेल की तरह, है ना। तो वो सब क्या मॉलिक्यूल्स है ना, तो मॉलिक्यूल किससे बने हुए? एटम। ऑटोमेटिकली आपका सेल किससे बना है? एटम से बना है ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो एटम बेसिक स्ट्रक्चर है, लिविंग थिंग, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो हर एक चीज एटम से बनी हुई है ना। जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दी, इवन आपका ब्लड है, तो ब्लड का जो सेल है, तो ब्लड का सेल के अंदर क्या मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स फर्दर किसके बने हुए हैं? एटम्स के बने हुए हैं, है ना। तो हर एक चीज जो है ना, हर एक चीज का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट क्या है? एटम। इस दुनिया में, इस संसार में या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना पड़ा है, उसका बेसिक यूनिट क्या है? एटम। तो एटम से मैटर बनता है। फिर मतलब हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि एटम जो है ना, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ दिस मैटर, द बेसिक यूनिट ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट अपनी तरफ से भी एड ऑन कर सकते हैं। जब पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें खुद सोचो, थोड़ा उनको साइंस के अंदर थोड़ा मतलब अपनी थोड़ी सी सोचने की शक्ति को बढ़ाओ, थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करो। जो आपकी बुक के अंदर पॉइंट टू पॉइंट दिया है ना, वो तो ठीक है, आपको पढ़ना है लिखना है, उतना तो आपको करना ही, क्योंकि सामने मार्क्स लेने हैं। लेकिन कुछ कोशिश ऐसी करो कि आप थोड़ा उसको और एक्सप्लेन कर सको, थोड़ा और इलेबोरेट कर सको, थोड़ा सा उसके ऊपर और जा सको। बट इसमें मैं ये नहीं प्रेफर करता आपको कि आप इसकी इंटरनेट की हेल्प लो। सो ये इस तरह की कुछ अगर गलती करोगे तो फिर वो उसकी मतलब वो मैं बोल नहीं सकता आपको, उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सोचना अपने दिमाग से है, स्किल अपनी डेवलप करनी है। अगर आप इंटरनेट का सहारा लेते हो या एआई का सहारा लेते हो तो उससे आपकी स्किल डेवलप नहीं हो रही। मेन कहने का मतलब ये है कि जितनी थ्योरी अभी आपने पढ़ी, जैसे मैंने अभी खड़े खड़े मेरे दिमाग में अभी खड़े खड़े एक पॉइंट आया कि एटम को सेल को कंपेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए और बाकी के मैंने आपको सोचने के लिए बोला। तो ये एक मेरे को पढ़ाते पढ़ाते खड़े खड़े मेरे दिमाग में ये बात आई। इस तरह से जब आप पढ़ रहे हो ना, तो जैसी चीजें पढ़ रहे हो तो इसमें कुछ आप सोचो कि मैं इसमें इसमें क्या चीज और होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी। साइंटिस्ट की तरह सोचो। साइंस को जब पढ़ना है ना, तो साइंटिस्ट की तरह पढ़ो, साइंटिस्ट की तरह सोचो, ठीक है। जिस दिन ये चीज आपके अंदर डेवलप हो जाएगी ना, तो जब इस तरह से आप अपनी एडिशनल पेपर में लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका मार्क्स कोई काट नहीं सकता। क्योंकि जब आपको पता है, टीचर को भी पता चलेगा कि इसने कुछ लिखा है ही या सम नॉलेज, तो उसके लिए पढ़ो, ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ो, ना नॉलेज को बढ़ाओ, मतलब जितना गेन कर सको करो। बुक से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करो। मेरा मेन मोटिव यही होता है कि बुक से थोड़ा आगे जाके सोचो, ठीक है। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना क्वेश्चंस की, तो देखना मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊंगा, ट्रू फॉल्स लेके आऊंगा, है ना। तो इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो वो मतलब क्या करेंगे, चैप्टर को बोलो आपको चैप्टर के अंदर तक ले जाएंगे वो। तो आपको कितना चैप्टर क्लियर हुआ ना, वो उनसे आपको पता चलेगा।
तो मैं चैप्टर को आपको इतना क्लियर कर दूंगा कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप उसको खुद से मतलब आंसर कर सको, इतना इतना मतलब आपको प्रिपेयर करना मैं चाहता हूँ कि इस वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ला के खड़ा कर दूं कि मेरे को ये पूरा चैप्टर आता है जी। मेरा मैं जिस 10 दिन लगा के 12 दिन लगा के इस चैप्टर को खत्म करूंगा, 15 दिन लगा के खत्म करूँ, लेकिन 15 दिन के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप बोलोगे कि सर ने तैयारी करवाई है और ऐसी तैयारी करवाई है कि आज क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। ठीक है, सो ठीक है, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और हमारी क्लासेस ये कंटिन्यू चल रही हैं। आप अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, एक बार जो भी इंटरेस्टेड है आप उनको हमारी फीडबैक दे सकते हैं, क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, तो आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो आप उनको ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं हमारा सिलेबस चल रहा है। तो इस तरह से अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो सिलेबस बहुत आगे चला जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि हमारी ऑनलाइन क्लास के लिए आप वेरिटास वेरिटास शिक्षा वेरिटास शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके, वेरिटास शिक्षा ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करके आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लासेस को ज्वाइन करके हमारे साथ जो है आगे बढ़ सकते हो। ठीक, तो ये आप अपने अपने और भी फ्रेंड्स को गाइड कीजिए, अपने और फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स में है कोई तो उनको गाइड कीजिए, तो उनको एक बार बताइए। ठीक है, क्लासेस के बारे में बताइए। अगर आप पठानकोट के अंदर ये वीडियोस कहीं देख मतलब आपके फ्रेंड्स हम जैसे हमारी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आती रहती हैं, यूट्यूब पे रहती हैं, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि सर की वीडियोस देखनी है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे उनकी सर की देख सकते हैं, वे ऑफ टीचिंग कैसा वो सब देख सकते हैं। तो अगर कोई रिलेटिव लोकल पठानकोट के अंदर है, इफ़ इज़ इंटरेस्टेड कि मैं मतलब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी लेना चाहता हूँ, तो वो ऑफलाइन के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो अकेडमी है ना पठानकोट गुरदासपुर रोड जो है, बस स्टैंड के थोड़ा आगे आगे स्मार्ट बाजार है, तो स्मार्ट बाजार के बिल्कुल साथ में हमारी अकेडमी है। तो जस्ट आप वहाँ पे आके कॉल कर सकते हैं, है ना। कॉल के नंबर्स आपको हमारे दिख जाएंगे, वहाँ नहीं तो वहाँ पे बैनर लगे हुए हैं तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। तो आप इस तरह से अपने फ्रेंड्स को आगे मतलब गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम आपको अगली नेक्स्ट क्लास में। अभी मेरी अगली क्लासेस का टाइम हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।